जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए हर एक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात 8 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत को, वो सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 2 में काफ़ी कम है, तो यूनिट 2 में हम डेली सिर्फ 15 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और याद रखिएगा, इसको ज़रूर पूरा पढ़िएगा, कारण कि जो भी क्वेश्चन डील करेंगे सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं ऑब्जेक्टिव कि रट लेंगे बस हो जाएगा, तो सिर्फ रटना नहीं चाहिए, समझ के रटिए, ज़्यादा क्लियर है। इसलिए हम समझाने भी वाले हैं कोई भी आंसर क्यों होता है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितना धारा? 1 एम्पियर धारा। क्लियर है? यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तार है, उसमें 1 एम्पियर करंट चल रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम है, तो बोल रहा है हर एक सेकंड, प्रत्येक सेकंड यानी हर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिए, याद कीजिए आप लोग विद्युत धारा I = पढ़े होंगे Q/T। क्या पढ़े होंगे? Q/T। चूंकि Q बराबर कितना होता है, वो N होता है। याद करो आवेश का क्वांटमीकरण के सिद्धांत से, Q = N। तो इसीलिए बोलो I = कितना हो जाएगा, तो बोलो Q के जगह रखेंगे NE/T। तो बोलो N यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये कैसे निकलेगा वो, तो N बराबर हो जाएगा I, इस T को इधर लेगा I × T/E इधर ले आएंगे। तो याद रखिए ये फॉर्मूला हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने का, N = IT/E। तो चलो सॉल्व करो। तो N बराबर क्या, I मतलब धारा, कितना धारा चल रहा है, 1 एम्पियर चल रहा है। तो धारा का मान लिखे 1 एम्पियर इंटू T मतलब टाइम कितना दिया है, प्रति सेकंड यानी हर एक सेकंड, यानी टाइम भी 1 सेकंड, बाय E का वैल्यू कितना है बाबू, तो 1.6 × 10⁻⁻19 है। क्लियर है? सॉल्व अगर करें तो 1 × 1 होगा, ठीक है? 1 × 1 हो जाएगा। तो बोलो 1/1.6 × 10⁻⁻19 है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 से कटाओ, ये 5 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। तो N = कितना हो गया, 5/8 इंटू इसको ऊपर लेकर 10⁻⁻19 था, ये कितना हो गया, +19 हो गया। तो N = जब इसको डिवाइड करोगे देखना 0.625 आएगा। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सॉल्व करवाए थे, इंटू 10⁻19। क्लियर है? यानी इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। 0.625 इंटू 10⁻19 है ऑप्शन में। तो देखिए 0.625 इंटू 10⁻19 नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आएगा। तो देखो पॉइंट को अगर यहाँ करें 6.25 होगा, पॉइंट को इधर करें तो कितना हो गया, 6.25। और आपको पता होगा पॉइंट एक अंक इधर खिसकाते हैं, तो एक अंक खिसकाए तो एक माइनस हो जाएगा। तो बोलो 19 से एक माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 18, यानी ये भी जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18 है ऑप्शन में। तो देखिए बी नंबर, इसका आंसर सही कितना गया, बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, और हम बताए थे प्रतिरोधकता तभी बढ़ेगा जब आप ताप बढ़ाओगे। लंबाई या क्षेत्रफल बदलने से प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तभी बदलेगा जब ताप बढ़ाएंगे। इसका सही आंसर जाएगा तापमान बढ़ने से, यानी ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो बोल रहा है किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र, याद करो संवहन वेग का फॉर्मूला था Vd = μ म्यू है गतिशीलता, ये कांस्टेंट होता है। तो अगर इसको हटा देंगे तो ये समानुपाती हो जाएगा E। तो याद रखिएगा Vd = E है ऑप्शन में। तो देखिए इसका आंसर चला गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्या बोल रहा है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एम्पियर, 3.2 एम्पियर। बोल रहा है इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, यानी प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है वो पूछ रहा है। क्लियर है?
बाबू सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ा देर पहले जो पूछे थे, सॉरी बताए थे 1 नंबर वाला, उसी जैसा क्वेश्चन है। हिंट कर देते हैं, सिंपल से यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी तुरंत सिखाए थे, I/T/E करके निकाल सकते हो। तो N = I मतलब धारा कितना दिया बाबू 3.2 एम्पियर, ठीक है, इनटू समय कितना दिया प्रति सेकंड, यानी हर 1 सेकंड 1 लेना है, और E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? तो बाबू ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, देख के भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना नंबर जाएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना नंबर, पहले आंसर निकालिए और कितना नंबर जाएगा A B C या D, इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। वैसे हम सॉल्व कर दिए हैं, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करना है, और इसका आंसर सही चाहिए, ठीक है। और कमेंट में हर किसी बच्चे से उम्मीद करते हैं, अगर ये कमेंट में नहीं बताइएगा तो समझ जाएंगे आप लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर बोले किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, ठीक है, यानी कोई भी चालक में जो धारा प्रवाहित होता है उसका क्या कारण है, कारण जानना चाहते हैं। तो सिंपल सा याद रखिएगा, विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब विद्युतीय विभव में अंतर होगा। जैसे आपको पढ़ाए होंगे, इमेजिन करो ये चालक है, इस चालक का सिरा अगर मान लो इसका विभव 10 वोल्ट है, +10 वोल्ट, और इसका भी मान लो +10 वोल्ट है, तो दोनों सिरों का विभव अगर समान रहेगा, यानी विभवांतर 0 हो गया, और अगर विभवांतर 0 हो गया तो याद रखिए करंट भी 0 होगा। तो करंट कब चलेगा, जब दोनों सिरों के बीच विभव का अंतर रहे, यानी विभवांतर रहे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है विद्युतीय विभव में अंतर, यानी C नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट 6 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। सिंपल सा यार, अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, आसान सा चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर है B नंबर, बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध ρ हो तब, यानी सिंपल सा तब कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो याद करो हम सिखाए थे R बराबर होता है ρ × L/A, ρ × L/A, ये फॉर्मूला कहीं पर है, तो देखिए ρ × L/A, इसका A नंबर सही जाएगा। क्लियर है? यानी सिंपल फॉर्मूला पूछा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। सिंपल सा, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, इसका फॉर्मूला था ρ × RA/L। क्लियर है? यहां से अगर इसका मात्रक निकालें इस फॉर्मूला से, तो बोलो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, और लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर से 1 मीटर कट गया, तो इसका क्या बचा, ओम मीटर। क्लियर है? यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। है ऑप्शन, देखो पहला नंबर, A नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा, तो सबसे पहले आपको हम सिखाए थे विशिष्ट प्रतिरोध का जो होता है मात्रक, वो होता ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो ओम यानी इसका अगर बात करें तो क्या सिखाए थे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? ये किसका था बाबू, ये ओम का। इनटू अगर कर दें मीटर, तो बोलो क्या हो गया, kg मीटर क्यूब S⁻⁻³ A⁻⁻², ये हो गया मैन मात्रक। तो इसका विमीय सूत्र निकालेंगे m L3 T⁻⁻³ A⁻⁻² या फिर I⁻⁻²। A की जगह I भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कहीं मिल रहा है, ML3 T⁻⁻³ I⁻⁻²। देखिए इसका पहला ही आंसर मिल रहा है, A नंबर सही। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। अगर स्वस्थ मनुष्य हो, यानी एकदम बिल्कुल मस्त, ठीक है, उसको कोई बीमारी वगैरह ना हो, तो उसका प्रतिरोध जनरली होता है 50,000 ओम। कितना ओम, 50,000 ओम। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, ठीक है, यानी विद्युत परिपथ है, उसमें विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है सॉरी। तो एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में, वाट में। सिंपल से, एम्पियर में धारा को मापा जाता है, ओम में प्रतिरोध को, वाट में शक्ति को। किससे, वोल्ट से। विभव किस, विभवांतर किस में मापते हैं, वोल्ट में। नेक्स्ट बोल रहे किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा होता है। याद करो धारा का संबंध पढ़ाया था, I = NaEVD, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध ये था। I = NaEVD,
देखो जरा सी ये ऑप्शन ये जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है, कितना प्रतिरोध है? 12 ओम, और उसको कैसे किस में मोड़ दिया जा रहा है? वृत्त में। बोल रहा है व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा, यानी उसके व्यास के किनारे के बीच कितना प्रतिरोध होगा वो निकालना। समझने की कोशिश करो। इमेजिन करो एक तार है ये, इस तार का प्रतिरोध है 12 ओम, क्लियर है? इसको मोड़ दिया गया एक किसमें? वृत्त में। मान लो ये वृत्त हो गया, ठीक है, और इसका व्यास, व्यास मतलब ये वाला, अगर ये वाला बिंदु लें तो ये तो हो जाएगा व्यास, दिख रहा होगा ये क्या है? व्यास है, ठीक है। तो इस व्यास के किनारे यानी ये वाला सिरा ए और बी, इसके बीच का हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना, क्लियर है? तो ये बनाना नहीं था हमको व्यास, वैसे ही समझाने के लिए बस कर दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर इस तार का प्रतिरोध 12 ओम है तो पूरे तार का प्रतिरोध तो अभी भी 12 ओम है, क्लियर है? और व्यास है, व्यास के देखो इधर और इधर जस्ट आधा आधा तार बढ़ जाएगा, क्लियर है? क्योंकि वृत्त का ये आधा भाग है, ये इधर आधा भाग है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो अगर आधा लंबाई इधर हो गया तार का, आधा इधर हो गया, तो सब कोई समझ रहा होगा इधर का प्रतिरोध हो गया 6 ओम और इधर का भी प्रतिरोध हो गया 6 ओम, यानी 6 ओम दो तार हो गया समांतर में। किसमें? समांतर में। और समांतर में हम सिखाए थे कि अगर दोनों का जितना भी समांतर में जुड़ा सबका प्रतिरोध समान हो तो किसी एक का लो, कितना? 6 बाय क्या ठो है? 2 ठो है तो बाय 2 कर दो, यानी आंसर हो जाएगा 3 ओम। कितना ओम? 3 ओम है आंसर। तो देखिए इसका आंसर ए नंबर गया। नेक्स्ट अगर जाएं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। एक तार है, उसके लंबाई को खींचकर कितना गुना कर दिया? 2 गुना। बोल रहा है यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। सिंपल सा यार, अगर R डैश पूछ रहा नया प्रतिरोध तो हम इसका फॉर्मूला सिखाए थे n स्क्वायर इंटू R। n मतलब कितना गुना खींचे, तो बोलो कितना गुना बोल रहा है? तो बोल रहा है 2 गुना, तो n का वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था? R था, तो 4R हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4R, यानी ए नंबर। और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक ही पदार्थ के बने 2 तारों ए तथा बी की लंबाइयां समान है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है? एक ही पदार्थ का बना है 2 तार ए और बी, उसका लंबाई क्या है? समान है, ठीक है। बोल रहा है ए का व्यास बी से 2 गुना है, ठीक है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है ए का जो व्यास है बाबू वो बी से 2 गुना है व्यास, ठीक है। तो बोल रहा है ए का प्रतिरोध बी के तुलना में होगा, यानी ए का प्रतिरोध बी के तुलना में कितना होगा ये निकालना है। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले समझो, इमेजिन करो ये एक तार है, इसका नाम ए है, ठीक है, और एक दूसरा तार है बी, ठीक है। क्वेश्चन में पहला चीज बोल रहा है ये एक ही पदार्थ का बना है, और एक ही पदार्थ का बना है, इसका मतलब इसका अगर प्रतिरोधकता अगर इमेजिन करो हम रो माने तो इसका भी प्रतिरोधकता रो होगा, दोनों तार का प्रतिरोधकता समान होगा, क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है लंबाइयां भी समान है, यानी इसका लंबाई अगर एल है तो इसका भी एल है। और क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, बोल रहा है इसका व्यास जो है ए का वो बी के व्यास का 2 गुना है, ठीक है। ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना है, यानी अगर बी का व्यास को अगर हम डी मान लें तो ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2d। समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ए का व्यास डी है तो वो बी का अगर व्यास डी है तो ए का हो जाएगा 2d, क्योंकि ए का 2 गुना है बी से, क्लियर है। यहाँ देखिए साफ साफ बोल रहा है ए का व्यास बी से 2 गुना है, बी का हम कितना माने हैं? डी, तो ए का हो जाएगा 2d, क्लियर है। तो बोल रहा है तो ए तथा बी का प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात क्या होगा? तो मान लिए ए का प्रतिरोध आर ए है और बी का प्रतिरोध आर बी है, तो हमको ए और बी का प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा। चलो कर देते हैं यार, है क्या इसमें तब? अब तब लिखना क्या जो री ऑब्जेक्टिव है सीधा सॉल्व करना है। तो बोलो ए का प्रतिरोध बटे बी का प्रतिरोध, यही तो पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा है। तो बोलो जी एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, याद होगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, रो इंटू एल बाय ए, याद है फॉर्मूला? ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को व्यास के रूप में तोड़ते हैं। किसके रूप में? व्यास के रूप में, तब मजा आएगा।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहीं पर तोड़ लेते हैं, उसके ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ हम रफ कर रहे हैं, फॉर्मूला को तोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो तो बोलो R बराबर है रो इंटू एल बाय ए, चूंकि ए मतलब एरिया मतलब क्या, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जो किसी भी चालक को अगर बेलनाकार माने तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा होगा, वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बाबू हमको यहाँ त्रिज्या के रूप में नहीं तोड़ना है, किस रूप में तोड़ना, व्यास के रूप में, ठीक है। तो याद करो, कभी न कभी जरूर पढ़े होगे r बराबर डी बाई टू, ठीक है, r बराबर डी बाई टू, यानी त्रिज्या बराबर व्यास का आधा। तो बोलो d बराबर कितना, ठीक है, सॉरी यही हमको चाहिए, r बराबर कितना, d बाई टू। तो एक काम करो, r की जगह कितना रख दो, d बाई टू। तो बोलो a बराबर पाई r की जगह d बाई टू का होल स्क्वायर अगर करें तो बोलो a बराबर कितना हो गया बाबू हमारा, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये हो गया a का फॉर्मूला। इसीलिए चलो r बराबर कितना हो गया, रो इंटू एल बाय ए की जगह कितना, पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है। इसको अगर ऊपर ले जाएं 4 को तो कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 4 ऊपर ले जाइए तो 4 आगे यहाँ ले गए, ठीक है, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। क्लियर है, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, ठीक है, व्यास के रूप में आ गया। चलो ये अगर आ गया अब हो जाएगा। देखो ध्यान से बाबू, हमको ए का और बी का प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, तो चलिए ये फॉर्मूला तैयार है हमारा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो कितना आसान है। तो बोलो 4 ए का निकाल रहे हैं, क्या किसका, ए का, चलो ए का ले रहे हैं, ध्यान से देखना, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। तो डी की जगह कितना लेंगे, 2d, तो यहाँ लेंगे 2d का स्क्वायर बाय, अब इसको देखिए ध्यान से, बी का ले रहे हैं, तो बोलो कितना है फॉर्मूला, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। तो इसका व्यास तो डी ही है, तो इसीलिए सीधा सा डी स्क्वायर। तो बोलो 4 से 4 कट गया, रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा हमारा यहाँ, तो यहाँ बचा 1 बाय 4 डी स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा, 1 बाय डी स्क्वायर। क्लियर है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, तो अगर थोड़ा बहुत भी समझदार है तो इसका आंसर कितना आया, 1/4, कितना हो गया, 1/4, ठीक है। तो इसका अनुपात है 1/4, यानी 1/4, कितना, 1/4। तो देखिए इसका आंसर गया चौथाई, डी नंबर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, जब भी व्यास के रूप में दिया हो, व्यास दिया हो और आपको प्रतिरोध निकालना, तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आया होगा। और हम बाबू देख रहे हैं आप लोग जो है ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रटने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं रट जाएंगे, आंसर आ जाएगा, बस वही आएगा। ऐसा थोड़ा है यार। इमेजिन करो यहाँ जरा से बोलते बोलते ए का व्यास बी से अगर 3 गुना है तो क्या करोगे। तो उस हिसाब से बाबू ऐसे मत करो प्लीज़। सिर्फ एक ही मेरा यही कहना आपसे कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जरा सा आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन को रटा नहीं जा सकता है। सारा क्वेश्चन को कुछ समझने की भी कोशिश करो, जैसे हम बनाए सॉल्व कराए वैसे कोशिश कीजिए। क्लियर है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से बाबू, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा इस बात को समझना। वैसे हम इस क्वेश्चन को चाहें तो और शॉर्ट कर सकते हैं, कर दें, ठीक है। वैसे तो ये इतना पूरा एकदम बिल्कुल सॉल्व करके दिखाए। एक काम करते हैं, इसको और शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ लीजिएगा एक बार प्लीज़। देखो अभी हम फॉर्मूला निकाले, R बराबर कितना, 4 रो L बाय पाई डी स्क्वायर। थोड़ा अच्छा से लिखने दो, टीचर जैसा तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो बोलो पाई डी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। सबसे पहले देखो कोई भी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और याद रखना उसमें अनुपात वगैरह पूछा हो, तो सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा था। देखो यहाँ रो बदल नहीं रहा है, एल नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो जो सब चीज़ नहीं बदल रहा है उस फॉर्मूला से हटा सकते हैं। अनुपात जब कीजिएगा तो उसको हटा दीजिएगा।
तो बोलो ये सब अगर हटा दें तो R समानुपातिक चिन्ह हो जाएगा 4 रो L और पाई, ये सब चीज कांस्टेंट है, ये सब हट जाएगा तो क्या होगा 1/d²। तो दिमाग में सेट कर लो, अगर R1/R2 करेंगे तो चूंकि R व्युत्क्रमानुपाती है D के, यानी उल्टा होगा, तो बोलो अगर R1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d1² और इधर R2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा d2²। क्लियर है? इस फॉर्मूला को आप रट सकते हैं, ठीक है। तो R1/R2 इक्वल टू d2²/d1²। यहाँ से अब देखो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखो करना क्या है बाबू, यहाँ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा था तुम्हारा, यहाँ बोल रहा था क्या, एक ही पदार्थ के बने दो तारों A तथा B की लंबाइयाँ समान है। बोल रहा है A का व्यास B से 2 गुना है। ध्यान से देखिएगा, जो बोलेगा वो चीज़ करना है। A का व्यास B से 2 गुना है, यानी दिमाग में सेट कर लो जो A का व्यास है वो B का क्या है 2 गुना है, ठीक है। तो बोल रहा है A का प्रतिरोध B के तुलना में होगा, ठीक है। देखना ध्यान से बाबू, ये फॉर्मूला सेट हो गया। तो चलो देखो यहाँ से करते हैं। बोलो इसका प्रतिरोध अगर RB करें, ठीक है, R1/R2 की जगह R1 को RA मान लिए, इसको RB मान लिए, तो बराबर क्या हो गया। बोलो R1 अगर ऊपर था तो इसका व्यास नीचे था, तो उसी तरह बोलो अगर RA इधर है तो D का व्यास, A का व्यास नीचे रखना होगा इधर, चूंकि A का प्रतिरोध ऊपर लिए तो व्यास नीचे लेना होगा, याद रखिए उल्टा व्युत्क्रमानुपाती है। तो बोलो A का प्रतिरोध ऊपर तो व्यास नीचे, तो A का व्यास कितना लेना है। बोल रहा है A का व्यास B से 2 गुना है, ठीक है। तो A का व्यास B से 2 गुना, अगर B का व्यास अगर हम D माने हैं तो इसका 2D मानना होगा। क्लियर है? और चूंकि स्क्वायर करना है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो बोलो कितना हो जाएगा d²/4d², तो d² कैंसिल, तो आंसर 1/4। क्लियर है? देखो आंसर फिर भी वही आया जो यहाँ आया था, ठीक है, कितना 1/4। एक और चीज दिमाग में सेट कर लो, ये फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया तो याद रखिएगा, कभी भी बोल दे, अगर इमेजिन करो बोल देता है A का व्यास B से 3 गुना है या B का 1 से 4 गुना है, कुछ भी बोल दे, सिंपल सा भी, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस फॉर्मूला में रखिए, जिसका जो बोल रहा है तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको रट जाओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव। अगर व्यास के तुलना, अगर सिर्फ व्यास दिया है और उसके हिसाब से प्रतिरोध निकालना, तो इसको रट जाओ। क्लियर है? मजा आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा सॉल्व। इतना भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना जो किए हैं ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं, हम सिखा दिए कैसे किया जाता है। लास्ट में सिर्फ इसको दिमाग में सेट कर लो, क्लियर है, हो जाएगा काम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू जो पढ़ाए, उम्मीद करते हैं कुछ बच्चे को आज मज़ा ज़रूर आया होगा, चूँकि आज हमको लग रहा है कि हम अच्छा से पढ़ाएं, इसलिए आप लोग को भी मज़ा आया होगा। चलिए, थैंक यू।